उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाथूराम गोडसे पर दिए बयान और भाजपा कार्यालय में कलमा पढ़े जाने के मामले में सियासी बवाल छिड़ गया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया है, जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित करने का प्रयास कर रही है। एक तरफ जहां त्रिवेंद्र के बवाल पर सियासी बवाल मचा है, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया में भी एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा कार्यालय में कलमा पढ़ाए जाने की बात सामने आई। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने मोर्चा के पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने भाजपा कार्यालय में कलमा पढ़े जाने को खारिज किया और साथ ही कहा कि जिसे कलमा पढ़ना कहा जा रहा है, दरअसल वो कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर होने वाली प्रार्थना थी। ये कार्यक्रम भाजपा के महाअभियान की कड़ी में सूफी संवाद था, जिसको तूल देने वाली जैसी कोई बात नहीं है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा से इस मामले में जवाब देने को कहा। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाथूराम गोडसे पर दिए बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया है, जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार करते हुए महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताया। कुछ समय बाद भाजपा नेता नाथूराम गोडसे को भारत रत्न देने की भी मांग करें तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी। नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं। गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी, ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? ये जनेऊ कोर्ट के बाहर लटका करके और गांधीवादी बनना चाहते हैं, तो उसको जनता समझती है और इसलिए राहुल गांधी देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। मैं त्रिवेंद्र रावत जी का एक बयान देख रहा था, जिसमें वो नाथूराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, उनको महिमा मंडित कर रहे हैं। और त्रिवेंद्र रावत जी से यही उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि वो संगठन से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। गांधी जैसे महान व्यक्ति की हत्या करने वाले का समर्थन करके उन्होंने साबित कर दिया कि देश गलत हाथों में है। जब देश के किसान आंदोलन कर रहे थे, एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। मंत्री का कुछ नहीं हुआ, न उस मंत्री के पुत्र का कुछ हुआ। देश के खिलाड़ी जो गौरव बढ़ाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पदक प्राप्त, पद्मश्री पदक प्राप्त खिलाड़ियों का चीरहरण पूरे दिल्ली की बाजार में, सड़कों में हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कुछ नहीं किया। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री सरेआम लोगों को पिटाई करते हुए दिखाई देता है, वीडियो जारी होती है, लेकिन सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। एक तरफ जहां त्रिवेंद्र के बयान पर सियासी बवाल मचा है, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा कार्यालय में कलमा पढ़ा जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने मोर्चा के पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं उन्होंने भाजपा कार्यालय में कलमा पढ़े जाने को खारिज किया। साथ ही कहा कि जिसे कलमा पढ़ा जाना कहा जा रहा है, वो कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर होने वाली प्रार्थना थी। ये कार्यक्रम भाजपा के महाअभियान की कड़ी में सूफी संवाद था, जिसको तूल देने वाली जैसी कोई बात नहीं है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा से इस मामले में जवाब देने को कहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि भाजपा सभी समुदायों को एक साथ लेकर चलती है, इसलिए इस वीडियो में कोई भी बुराई नहीं दिखती। देखिए, इसमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आप असहज हो सकें। ये जो हमारा जो मोर्चा है वो अल्पसंख्यक मोर्चा ही है, अल्पसंख्यक मोर्चे के ही कार्यकर्ता वहाँ बैठे हैं, तो मुझे ये नहीं लगता है कि इसको अन्यथा लेना चाहिए। देखिए, कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, समुदायों को बांटने की राजनीति करती है। आज तक जो कांग्रेस की राजनीति रही थी, वो उसने समुदाय को बांटकर ही राजनीति करी थी, उनको डरा कर हमेशा रखती है। इसलिए वो जो डर का माहौल हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। हम लोगों ने तो सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग से हम आगे चलने वाले लोग हैं, इसलिए हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो उसमें भी उनको राजनीति में जरा आ रही तो आने दीजिए, जनता को फैसला करना है।
ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। इसकी कथनी और करनी का अंतर यही है। एक तरफ तो आप जो है सड़कों पर जो है मुस्लिम भाइयों के नमाज पढ़ने का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ आप अपने कार्यालय में जो है नमाज पढ़वाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक परिवर्तन हो गया हो और हिंदुत्व की विचारधारा से आपका मन भर गया हो तो अच्छी बात है, आप कलमा पढ़वाएं या पूजा पाठ करवाएं या वहाँ पर आप जो है क्रिश्चियनों की प्रार्थना सभा करवाएं। कांग्रेस पार्टी को इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है खुल करके अपने इस वीडियो को जो है मीडिया में जो और अपने ऑफिशियल पेज पर वायरल करें और स्पष्ट बताएं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अब क्या है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाथूराम गोडसे पर दिए बयान और भाजपा कार्यालय में कलमा पढ़े जाने के मामले पर सियासी बवाल छिड़ गया है। सवाल ये है कि क्या भाजपा कर्नाटक और अन्य राज्यों में हुए चुनाव में हार के बाद अल्पसंख्यकों के वोट पर भी निगाह बनाने लगी है। क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत का गोडसे पर दिया बयान सुर्खियों में आने के लिए था या उन्होंने पार्टी की विचारधारा को बताया है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले उनका परिचय आपसे हम कराते हैं। हमारे साथ में सत्यवीर चौहान है, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं। साथ ही राजेश रस्तोगी साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, और विपिन खन्ना साहब हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं, और अनुपम खत्री वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं, और मनोज ध्यानी साहब हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आज की हमारी चर्चा में शुरुआत हम सत्यवीर चौहान जी के साथ करना चाहेंगे। सत्यवीर जी, नाथूराम गोडसे आपको देशभक्त लगता है? कांग्रेस पार्टी भी ये बात कह रही है और मैं भी आपसे ये बात कह रही हूँ कि अगर आप भारत रत्न देने की बात कह देंगे तो इसमें हम आश्चर्यचकित क्यों हों, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता रह रहकर हर प्रदेश में ऐसा काम करते आए हैं, जबकि आपके प्रधानमंत्री आपकी पार्टी के हैं, हम सब के प्रधानमंत्री हैं, वो भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी रहे हैं, और जिन्होंने भी उनके हत्यारे को देशभक्त कहा उसको कभी माफ न कर पाने वाली बात भी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कही है। लेकिन बावजूद उसके त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह बयान क्या है आखिर? गरिमा जी, आपको प्रणाम और के न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। पहले तो आपको देख के आज बड़ी मुझे अच्छा लगा कि काफी दिनों के बाद आपको के न्यूज में देख रहा हूँ। बहुत डिवोटे के बाद मैंने सोचा किसी और चैनल में आप चले गए, तो अच्छा लगा आपको देख के। बाकी अब विषय है चर्चा का। आपने कहा कि नाथूराम गोडसे में जिस प्रकार से आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बयान आया है जो कि हमारी चर्चा का विषय है। वैसे तो वो अपने इस बयान को देने के लिए अपने आप ही सक्षम है। आपने चर्चा का विषय रखा है तो इस पर अपनी टिप्पणी रखना चाहूंगा मैं। नाथूराम गोडसे ने जो कृत्य किया हमने कभी भी उसको स्वीकारा नहीं, मगर नाथूराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी की हत्या करी उसके बाद जिस प्रकार से कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई उसमें उन्होंने सब अपने जितने भी उनको अपने प्रमाण रखने थे उन्होंने रखे। उसके बाद कोर्ट ने भी किस प्रकार से कहा, जब उन्होंने प्रमाण रखे तो कोर्ट ने भी उनके जो प्रमाणों का था जो उन्होंने उदाहरण रखे थे उसको कोर्ट ने भी माना, मगर एक हत्या के रूप में जिस प्रकार से उनको फांसी हुई। और नाथूराम, मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा उनका, नाथूराम गोडसे ने जिस प्रकार से उनकी हत्या करी उसके बाद वो ये नहीं कि कहीं भाग गए या किसी प्रकार से उनको किसी प्रकार सर, से हत्या करके सरेंडर कर दे तो क्या वो देशभक्त कहलाएगा? हत्यारा सिर्फ हत्यारा होता है सर। सत्यवीर जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या देशभक्त कहेंगे आप नाथूराम गोडसे को? मैं आपसे सीधे शब्दों में एक शब्द में जवाब चाहती हूँ, नाथूराम गोडसे हत्यारा या देशभक्त? आप बताइए। मैंने आपको स्पष्ट तौर से कही है कि उन्होंने जो हत्या करी उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं उसके समक्ष में नहीं खड़ा हूं, मगर मैं जो सब उस समय की घटनाएं हुई उस पर आपको चर्चा करनी होगी। वो स्थितियां क्यों पैदा हुई कि नाथूराम गोडसे को उनके ऊपर गोलियां चलानी पड़ी, इस पे भी तो चर्चा होनी चाहिए। एक पक्ष नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि उसके पहले उन्होंने जो काम किया था वो देशभक्ति के थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत कुछ किया, लेकिन सब कुछ कर देने के बाद अगर आप एक हत्या करते हैं तो आप हत्यारे ही कहलाएंगे ना सर। उसके बाद आपके प्रधानमंत्री जी आपको याद है उत्तर प्रदेश में प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार ये बयान दिया था। सत्यवीर जी ना, अगर आप डिफेंड करेंगे यहाँ पर तो मैं आपको सुन तो लीजिए मेरी बात को, मुझे पूरा तो करने लीजिए। आपको संतुष्ट हो जाओगे जब मैं आपका जवाब दूंगा। उन्होंने क्यों ये विवश हुए, क्यों ये कारण बना कि महात्मा गांधी जी की हत्या करनी पड़ी? वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर क्यों बातचीत करें? मैं उन सारी बातों को किनारे करती हूँ। व्यक्ति तो नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी है ना, कोई तीसरा व्यक्ति तोड़ना है?
कि मैं उन दोनों की तो बात हो रही है कि भाई वो जब उनकी बात हो रही है कि ये स्थिति क्यों है, आपके दर्शक जानना चाहते हैं कि रोज डिबेट होती है या कई महीनों में एक बार डिबेट होती है, ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। उन्होंने कहा कोर्ट के अंदर की जिस प्रकार का महात्मा गांधी ने वादा किया था देश के अंदर की, इस देश का बंटवारा नहीं होगा, अगर बंटवारा होगा तो मेरी लाश के ऊपर होगा। अब उसके बाद जिस प्रकार से बंटवारा हुआ, लाखों लाशें देखने को मिली, मुस्लिम प्रेम देखने को मिला, जिस प्रकार से लाखों घर उजड़े, उसके बाद उनके अंदर किस प्रकार की भावना पैदा हुई होगी, कई लोगों के अंदर भावना पैदा हुई होगी। नाथूराम गोडसे उसमें से बाहर निकल के आए होंगे, उन्होंने इस प्रकार का करते। सर आप किस तरह की बातें टीवी पर बैठकर कर रहे हैं, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप राष्ट्रपिता के अनुयायी नहीं है कि आप महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं कहते? और सबसे बड़ी बात, आपके प्रधानमंत्री, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रपिता नहीं होता, ना हमारे वेदों में, ना हमारे पुराणों में, ना किसी में। ये किस प्रकार का चलाया गया, ये कौन जाने कहां से चलाया गया, किससे क्या बात है सर, क्या बात है? आज आप किस तरह की बात कर रहे हैं, आज आप किस तरह की बात कर रहे हैं? ये बहुत गलत है सत्यवीर जी, सत्यवीर जी ये बहुत गलत है। ये मैंने या आपने नहीं बनाया, ये मैंने या आपने नहीं बनाया, तो कम से कम आज इस तरह की बातें मत करिए। और जब आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं आपको बोलने थोड़ी दूंगी। मैं आपके पास ही हूं, आपकी बात सुनने के लिए तो आपके पास आई हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप कह रहे हैं कि अगर उनके मन में क्या भावना आई, तो क्या किसी के मन में कोई गुस्से की भावना आएगी तो किसी के पास हत्या करने का कोई अधिकार है, कोई हक है क्या? आप बताइए, अगर आपको किसी के प्रति गुस्सा है, आप किसी की हत्या कर सकते हैं क्या? उसके बाद आपको कोई देशभक्त कहेगा? आप इस तरह की उम्मीद रखते हैं? मैंने गरिमा जी एक बार भी जस्टिफाई नहीं किया। मैंने कहा जो उन्होंने कृत्य किया। सर आप राष्ट्रपिता पद को लेकर आप कह रहे हैं कि ये किसी तरह का कोई पद नहीं है। आप राष्ट्रपिता पद को लेकर तक ये बात कह रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि आपने जस्टिफाई नहीं किया। मेरे को सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए पूरा। मैं कह रहा हूं कि मैं उसको जस्टिफाई नहीं किया, उनके कृत्य को, उनको उसके अपने जो उन्होंने काम किया उसकी सजा मिली, मगर दूसरा पक्ष भी जानना जरूरी होगा। अगर आप इसको डिबेट का मुद्दा बना रहे तो उसको भी डिबेट का मुद्दा बताइए। यानी रह रहकर आपकी पार्टी के लोग ये कहते रहेंगे कि नाथूराम गोडसे देशभक्त था, रह रहकर आप लोग ये कहते रहेंगे? अरे सुन तो लीजिए आप मेरे को। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि अभी आप भारत रत्न की बात करिए, भारत रत्न देने वालों को आप किस प्रकार की बातें कर रहे हो, कांग्रेस अरे आप किस प्रकार की बातें कर रहे हो और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपकी हर बात सुनती रहूं? नहीं सुनूंगी मैं आपकी कोई बात सत्यवीर जी। गलत, अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं आपको नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी मैं। गरिमा जी आपने त्रिवेंद्र जी के बयान को तो बना लिया आपने डिबेट का टॉपिक, मगर जिस प्रकार से अभी सुभाष चंद्र बोस को, महात्मा गांधी को, अंबेडकर जी को, पटेल जी को जिस प्रकार से एनआरआई की संज्ञा एक व्यक्ति ने दी है न्यूयॉर्क में जाके, उसको आपका चर्चा का विषय नहीं बनता है कि उनको सर सब चर्चा का विषय बनता है। ये पुराना रोना आप लोग रोना बंद कर दीजिए। आप लोगों के हमें प्लीज जब अपने मन की बात ना हो तो बस सीधे तौर पर मीडिया के मुद्दों पर, अब हम क्या किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे ये कोई डिसाइड नहीं करेगा, ये कोई डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है सत्यवीर जी बहुत वक्त हो गया, जिससे टीआरपी बढ़ती है। सर ये टीआरपी का मुद्दा नहीं है, टीआरपी का मुद्दा नहीं है, ठीक है? ये हमारे राष्ट्रपिता का मुद्दा है, जिनका अपमान अगर कोई भी करेगा ना तो हम उस पर चर्चा करेंगे। सत्यवीर जी बस, सत्यवीर जी बस हो गया। मैं आगे मेहमानों के पास चलूंगी, प्लीज इनको म्यूट करें। आगे और मेहमान हमारे साथ में राजेश रस्तोगी साहब है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। मैं राजनीतिक विश्लेषक के पास पहले जाऊंगी, मनोज ध्यानी साहब हैं। मनोज जी बहुत स्वागत आपका। सत्यवीर जी की बात को अभी आप सुन रहे होंगे, इन्होंने कहा राष्ट्रपिता जैसा कोई पद हमारे देश में नहीं होता, क्यों बनाइए? इनकी ओर से कहे गए, ये इनके शब्द हैं। आप बताइए इनके इस बयान पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मुझे सबसे बड़ी चिंता हो रही है कि राजनीतिक दल के एक बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता और उस दल के जिनकी राज्य में और राष्ट्र के भीतर सरकार है, वो इस तरह की बात कर रहे हैं जो बड़ी अटपटी लग रही है। और नाथूराम गोडसे एक अपराधी, भारत संघ की कानून के तहत कोर्ट द्वारा तय हुआ कि वो अपराधी है और उसको फांसी की सजा हुई, मामला यहीं पे खत्म हो जाता है। उसकी विचारधारा को अननेसेसरली जस्टिफाई करना और ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अपना पूरा संपूर्ण योगदान, जो सिर्फ एक धोती और एक मुकाटी लेकर पूरे राष्ट्र की आज़ादी के लिए लड़ता रहा, लोग के बीच जाता रहा, संवाद करता रहा, जात पात में लोग ना बने
लोकतंत्र, ग्राम ग्राम केंद्रित लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित हो, मूल्यों के लिए। और यहाँ तक कि जिनके मरने पे, मतलब जब वो मौत आई तो उनके जीवा पर हे राम हरे राम ही था। उस व्यक्ति के हाथ खड़े होने के बजाय किसी व्यक्ति के साथ खड़ा होना जहां जिसने हत्या कर डाली। तो मैं हालांकि मैं टेक्निकली एक प्रश्न आपने किया कि राष्ट्रपिता होते हैं कि नहीं होते। राष्ट्र जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं, तो भारत के संविधान में उन्हें राष्ट्रपति का दर्जा है। होता वो नेशनल प्रेसिडेंट है, वैसे राष्ट्राध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति क्योंकि वो शब्दावली संविधान में नहीं थे तो हम सब उसे सम्मान देते हैं और राष्ट्रपति ही पुकारते हैं। बिल्कुल, ये उनके सम्मान के लिए उनको ये दिया गया था उपलब्धि। ये उनके राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता में अंतर है, ये समझिए आप। सर बिल्कुल अंतर को हम समझ रहे हैं सत्यवीर जी। और अंतर समझिए। राष्ट्रपिता का संबोधन जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के बीच में संवाद हुआ था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान में थे और उस समय उन्होंने आजादी की घोषणा की थी और करीब 7 देशों ने उस आजादी को मान्यता भी दे दी थी। तो उस समय जिस समय महात्मा गांधी जी के साथ संवाद हुआ था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रथम बार महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और चूंकि नेताजी के मुखारबिंद से ये शब्द निकले थे तो पूरे राष्ट्र ने नेताजी से इतना प्रेम करती थी कि उसके बाद राष्ट्रपिता ही संबोधित करना शुरू किया और वास्तव में वो राष्ट्रपिता की संज्ञा उनको मिली है। और अगर वो राष्ट्रपिता हैं तो क्या हो सकती है, मैं तो मुझे ये बात समझ नहीं आता। अननेसेसरी लेकिन अगर वो राष्ट्रपिता आप नहीं भी मानते, लेकिन एक महात्मा जिसने राष्ट्र की आजादी के लिए बहुत बड़ा त्याग लड़ाई की, क्या उसकी हत्या कर देनी चाहिए थी और उस हत्यारे को जस्टिफाई किया जाना चाहिए? उसे बिल्कुल कोई शक नहीं है उसके लिए। हत्या मतलब हत्या होती है। नाथुराम गोडसे कोई भगत सिंह नहीं थे यार, नाथुराम गोडसे कोई चंद्रशेखर आजाद नहीं रहे हैं कि उनको हम पूजा करें। और ये प्रवृत्ति बदलनी चाहिए और इस देश के अंदर सबको मुखर होकर कहना चाहिए कि नाथुराम गोडसे चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो हत्या पे विश्वास करता हो। भगत सिंह जी ने भी विधानसभा में बम डाले, पर्चे डाले, लेकिन वो वहां खड़े होकर नारेबाजी करते रहे और उन्होंने उसके लिए अपनी सजा भी भुगती। तो वो राष्ट्र की आजादी के लिए था। नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को किस ने दिया, ये समझ नहीं आया। क्या इस व्यवस्था में एल.के. आडवाणी जी का मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, गृह मंत्री थे। रहा है तो इस बात से दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी आखिर इस पर सवाल क्यों उठा रही है अगर सुखी संवाद हो रहा है तो? राजनाथ सिंह तो अपने घर में बैठा करके रोजा इफ्तारी कराते हैं, ये भी रोजा इफ्तारी कराए। कौन सी परेशानी हो रही है? किसको लैंड जिहाद पे परेशानी हो रही है? किसको लव जिहाद पे परेशानी हो रही है? आज पुरोला की स्थिति देखिए क्या है, सरकार इन्हीं की है। आज मौरी की घटना देखिए क्या हुआ है, चक्राता भी बोलिए क्या हुआ है, पंतनगर भी देखिए क्या हुआ है। और अभी टीवी में भाजपा के चेयरमैन ने तो कार्ड भी बांट दिए थे कि मेरी बेटी की शादी आई है। तो मैं तभी कह रहा हूँ इनका चेहरा बड़ा फरेबी है। ठीक है, ये बड़ा लोगों को डसने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। अंकिता भंडारी के कातिलों को गिरफ्तार करने की बात नहीं करते हैं। जो उत्तराखंड का नौजवान बेरोजगार है, जो रोजगार मांगता है, जिसको लाठी मिलती है, उसको न्याय देने की बात नहीं करते हैं। पुरानी पेंशन कैसे बहाल होगी इस पे चर्चा नहीं करते हैं। उत्तराखंड ठीक है राजेश जी, ठीक है राजेश जी, आपके पास आएंगे और मेहमान है उनको भी सुन लेते हैं। ठीक है हमने सुन लिया कि ये कुछ नहीं करते, हमने सुन लिया। 56 इंच की ठीक है, लेकिन इस तरह के बयान लगातार सामने आते हैं, इस पर ही हम आज विचार विमर्श कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और मेहमान है हमारे साथ में विपिन खन्ना साहब हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विपिन जी स्वागत आपका भी। विपिन जी, आपने चर्चा सुन ही ली है। एक तरफ बीजेपी है जो कह रही है कि भाई हमें उनकी विचारधारा पर भी ध्यान देना चाहिए। बीजेपी क्या, मैं सत्यवीर जी का नाम ले लेती हूँ। सत्यवीर जी कह रहे हैं कि भाई उससे पहले उन्होंने देशभक्ति के 1000 काम किए, लेकिन गुस्सा आ गया तो हत्या हो गई उनके कुछ कामों से। गरिमा जी, मैं कहना चाहूंगा कि मैंने कहा कि जो उन्होंने उस समय कोर्ट
में कहा और दूसरे पक्ष को देखना चाहिए, ये कहा मैंने देशभक्त ठीक है, शब्द कहीं ठीक है, यूज ठीक नहीं है। किया। नहीं, तो ये आपको ये इतना ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। देखिए, तो अगर आप मैंने- उस बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं, मैं क्या कहूं सर, सत्यवीर जी, मैं क्या मैं कहूं? just- आप मैं जस्टिफाई कर रहे हैं ना? और मैंने अगर कहा- देशभक्ति मैंने- की, मैं मैंने ये कहा नहीं कि मानती, उन्होंने- मैं ये उन्होंने नहीं कह रही हूँ कोर्ट कि के अंदर नाथूराम ये कहा- गोडसे सुन ने लीजिए, हत्या सुन करने लीजिए। से पहले कुछ कोर्ट नहीं में- किया। सुन लीजिए, नहीं, कोर्ट में जो उन्होंने कहा वो शब्द कह रहा हूं मैं, उनके लेकिन शब्द हम कह उनकी रहा बात हूं। को क्यों उन्होंने सुने? कहा कोर्ट के पहले अंदर- ध्यान कोर्ट के देना अंदर हमें पूछा- किसकी बात पर नहीं, चाहिए? कोर्ट के अंदर गरिमा जो जी, क्यों नहीं गरिमा करेंगे वो जी, बात? कोर्ट के अंदर कही गई बातें गरिमा ऐसे गली जी, मोहल्ले में कहीं बात कही गई हो, 10 जनपद पे कही गई बात, कांग्रेस कार्यालय के अंदर कही गई बात हो, वो कोर्ट के अंदर कही गई बातें हैं कि महात्मा गांधी ने जब ये कहा था कि मेरी लाश पे 2 देशों का बंटवारा होगा, तो उसके बाद जिस प्रकार से लाखों घर बेघर हुए, 21 लाख से अधिक लोग यतीम हो गए, और किस प्रकार की यात्राएं से आज तक वो राजस्थान में देख लीजिए जो आए ठीक थे है, आप पाकिस्तान से सारी 300 बातें, करोड़ को आपकी उजाड़ के सारी लिए, बातें आप ठीक उससे है, बात लेकिन करने को आखिर तैयार में नहीं मैं है। आपसे उस पूछती पक्ष को हूँ, उन्होंने एक रखा। व्यक्ति चाहे लाख गलत हो, लेकिन क्या हत्या का अधिकार किसी के पास है? आप बताइए, हाँ ना हमें जवाब दीजिए। क्या किसी को हत्या करने का किसी का अधिकार है? और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को आप जस्टिफाई करेंगे तो मुझे लगता है आपके पास शब्द नहीं होने चाहिए जिनसे आप बचाव कर सकें। आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर गोडसे पर बवाल क्यों शुरू हो गया। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। विपिन खन्ना जी के पास में हम थे। विपिन जी, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, आपने चर्चा सुन ली है कि किस तरीके से यहाँ पर विवाद जो है वो गोडसे के नाम को लेकर शुरू हो गया है, लेकिन गोडसे को देशभक्त कहना ये भला सही कैसे हो सकता है? आप कुछ कहेंगे इस सब पर? देखिए गरिमा जी, अभी आपने सत्यवीर जी को सुना, अपने एक शब्द में अपनी बात का सारा सार कह दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने गोडसे को उन्हें कह के संबोधित किया कि उन्होंने गांधी जी की हत्या की। तो जब इतना सम्मान भारतीय जनता पार्टी गोडसे को दे रही है, तो इसके अगर पूर्व मुख्यमंत्री ने गोडसे को क्रांतिकारी कह दिया तो क्या बुरा किया? ठीक है, देखिए, नाथूराम गोडसे हत्यारा था, हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी था और रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग जब तिरंगे को अपनाने से इनकार कर रहे थे, तिरंगे को पांव तले कुचल रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पुतला दहन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे, उनसे पेंशन ले रहे थे। 2014 से पहले गोडसे और सावरकर को चिमटी से भी ना छूने वाली भारतीय जनता पार्टी आज एक को वीर साबित करने पर तुली है और दूसरे को क्रांतिकारी साबित करने पे तुली है। लेकिन इतिहास के जब पन्ने हम पलटने जाते हैं ना, तो सब चीजें क्लियर हो जाती हैं कि कौन आतंकवादी था, कौन जिन्ना के साथ सरकार बनाने को आतुर था, कौन क्रांतिकारियों की गुलामी कर रहा था और कौन अंग्रेजों से पेंशन ले रहा था और कौन अंग्रेजों से माफी मांग रहा था। सामने आकर गोडसे को जिंदाबाद कह के और महात्मा गांधी के हत्यारे की पूजा करके आप ये साबित नहीं कर सकते कि गोडसे क्रांतिकारी था। वो एक हत्यारा था और हत्यारा ही रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति है। पता था भगत सिंह कोई आएगा, सुभाष चंद्र बोस कोई आएगा, कोई आएगा भी कि नहीं आएगा। मैं एक बार डॉक्यूमेंट्री देख रहा था गांधी जी को लेके, पहले मैं भी थोड़ा नेगेटिव रहता था जब युवा था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने गांधी जी को पढ़ा, कई उनके लिटरेचर्स पढ़े, तो मुझे वाकई लगा एक ऐसा संघर्षशील, एक ऐसा धैर्यवान व्यक्तित्व मेरे देश की धरती पे पैदा हुआ, एक बड़ा अतुलनीय। और जो राष्ट्रपिता उनको हम लोग कहते हैं, वो आदर से कहते हैं, एक उपाधि है। जैसे तिवारी एक उपाधि है, जिनको आज हमने कास्ट मान लिया, एक उपाधि है, उसको सर्व रूप से मानना चाहिए। पर विचारधाराएं अलग अलग होती है। अब हमारी विचारधारा सिंपल स्टैंड पे है कि कोई अच्छा है तो हम अच्छा कहते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो ऐसे बगुला भगत जैसे होते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। तो भारतीय जनता पार्टी को मैं मुंह में राम बगल में छुरी की ही संज्ञा देता हूँ। इनका आप स्टैंड देखेंगे तो एक स्टैंड है, जनता के अंदर इन्होंने ये भावना पैदा कर रखी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी गई तो बेटा हिंदू तुम लोग निपट जाओगे, सारे घर मुसलमानों के हो जाएंगे, 20 साल में यहाँ सब मुसलमान दिखेंगे। पर दूसरी तरफ इनके शीर्ष नेता, ये तो आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा है जो देहरादून के ऑफिस में हुआ है, इनका ये वीडियो वायरल। इनके बड़े बड़े नेताओं के खुद के दामाद मुस्लिम है, लिस्ट आपको मिल सकती है बड़ी इजीली, और मुस्लिम परिवारों में लड़कियां ब्याही भी हैं इनके यहाँ।
जो अपने आप को हिंदू नेता बने घूमते। देखिए, ऐतराज भारतीय जनता पार्टी जब मुस्लिमों के लिए इस तरह का कुछ करती है तो ऐतराज क्यों आता है? एक सवाल आपने अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जी से भी किया था, वो ऐतराज क्यों नहीं आएगा? आप अगर ये कहते हैं कि हमारी विचारधारा हिंदुत्ववादी है तो फिर आप मुस्लिमों को दूर रखें ना अपने आप से, और खुद भी दूर रहिए उनसे। लेकिन जब आप उनके करीब जाएंगे तो सवाल तो लाजमी उठेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो खून है वो खून है और दूसरे का खून तो पानी है। अगर वो सर्वधर्म की बात कर रहा है तो वो गलत है, लेकिन आप कर रहे हैं तो वो आदर्श है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो आदर्श है तो सब कुछ एक ही आदर्श होना चाहिए, और गलत है तो सब कुछ एक साथ गलत होना चाहिए। दो अलग अलग रूल दो अलग लोगों के लिए तो हो नहीं सकते कि मेरे लिए एक अपराध है और तेरे लिए भाई वो सम्मान की बात है। अपराध है तो वो अपराध है। अब ये लंबी बहस है जो अभी मैं नाम भी भूल जाता हूँ, सावरकर जी और गॉडसे जी, ये जी लगा के जो ये बोलते हैं, एक कितनी अजीब बात है। जिस ब्रिटिश काल में हर क्रांतिकारी का दमन हुआ, उस पूरे ब्रिटिश काल में महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व उभर के आए जिन्होंने अपनी जीते जी आजादी का दिन लाके दिया। क्रांति एक अकेले गांधी जी ने नहीं करी, बहुत लोग करते आए अपने स्तर पे। लक्ष्मीबाई भी एक क्रांति कर रही थी, मंगल सिंह भी एक क्रांति कर रहे थे। सब क्रांतिकारी, और कितनों के नाम हम जानते भी नहीं जो क्रांति में चले गए आउट। बिल्कुल। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस गांधी को ब्रिटिश ना रोक पाए ना ठोक पाए, वो तो ठोक देते थे उठा के बंदूक, ना रोक पाए ना ठोक पाए, वो अपने आजाद देश में एक साल नहीं जी पाए। इतनी विडंबना है। बिल्कुल बिल्कुल। अनुपम जी ठीक है। अनुपम जी, हम और मेहमान हैं उनको जोड़ते हैं, आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। सत्यवीर साहब के पास ही चलते हैं, उनसे ही जवाब लेते हैं। सत्यवीर जी ने लगभग सभी के जवाब में हाथ खड़ा किया, उनको कुछ कहना है, मैं उनसे सारे सवालों का जवाब भी लूंगी, आपको सुनूंगी भी। लेकिन सत्यवीर जी, उससे पहले मेरा सवाल सुनिए और आपसे उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता जैसा कोई पद नहीं होता इस देश में। सम्मान, हमारा देश संस्कृतियों का देश है, हम सम्मान करना जानते हैं और हमने उनके सम्मान में इस नए पद का सृजन किया ताकि उनके सम्मान में, और ये किसी और को नहीं कहा जा सकता, इस पद पर कोई और नहीं बैठ सकता, ये सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी हैं जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं। आपने उस पद तक को नहीं छोड़ा आज। दूसरी बात, मेरा बात सुनते जाइएगा। प्रज्ञा ठाकुर उत्तर प्रदेश की हैं और उन्होंने एक बयान दिया था कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, जिसके बाद वो अपने बयान से पलट गए। उनको पलटना पड़ा क्योंकि आपकी पार्टी से जो नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री हम सब के हैं, उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में कि ये बयान भयंकर खराब है और इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। वो खुद महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, तो खुद साबरमती के आश्रम भी जानते हैं और कई बार महात्मा गांधी को याद करते हैं, उनकी राह पर आगे चलते हैं। उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर को ये तक कह दिया था कि भले ही उन्होंने माफी मांग ली है लेकिन मैं शायद उन्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। और उस पार्टी के, उस दल के पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देते हैं। चाहते क्या है आप लोग, और कैसे आपके पास शब्द कहां से आते हैं किसी की हत्या को जस्टिफाई करने का, और वो भी एक ऐसे शख्स की जो देश का राष्ट्रपिता कहलाता है? मैं आपको पहले गरिमा जी, सबको मैंने धैर्य से सुना और हाँ। जिस प्रकार से आपने औरों को इंटरप्रेट नहीं किया, मेरे को भी नहीं करेंगे, क्योंकि बोलने का लेकिन उम्मीद है कि आप कोई भी बिना मतलब की बात नहीं बोलेंगे। उम्मीद है आप बिना मतलब की बात नहीं बोलेंगे। कितने कुतर्क आए हो, मैंने भी सुने, मैंने बीच में नहीं बोला कितने कुतर्क आए यहाँ पर। सर, राजनीतिक पार्टियां सर मुझे मजबूर करते हैं, मुझे भी मजबूर करते हैं आप बीच में बोलने को। ऐसा नहीं है कि मैं, क्योंकि आप राष्ट्रपिता के लिए बोलेंगे, कोई भी बोलेगा मैं उस पर रोकूंगी। उन्होंने आप पर हमला किया, आप उन पर बोलिए। आप राजनीतिक दल है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन सर कम से कम महापुरुषों को बख्शिए ना। अब सुन लीजिए मेरे हाँ, को, बिल्कुल पूरा करिए अपनी बात। सुन लीजिए, किसी के कद को छोटा नहीं कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, जब भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को फांसी हो रही थी और इरविन पैक्ट पे किसने साइन किए थे? तो क्या करें हम? तो क्या करें हम? महात्मा गांधी को भूल जाएं? क्या करें हम? महात्मा गांधी के सारे कामों को भूल जाएं? मेरी सुन लीजिए आप। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटना चाहते हो तो इतिहास को समझो कि उस पे साइन कौन गया था, किसने साइन किए थे इरविन पैक्ट पे। अब बताइए जरा, आपको अगर पता होगा। और उसके बाद सुन लीजिए, जब सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव लड़ा था, महात्मा गांधी जी ने जब खड़ा किया था, पट्टाभाई सीतारामैया को खड़ा किया था, उसके बाद चुनाव कौन जीता?
सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था कि मैं महात्मा गांधी का कद छोटा करने के लिए चुनाव नहीं लड़ा, मैंने ये चुनाव इसलिए लड़ा कि हम कांग्रेस के अंदर किसकी स्वीकार्यता है, केवल ये दिखाने के लिए कि कौन से ज्यादा स्वीकार्य है। और उसके बाद उन्होंने वहां से इस प्रकार से इस्तीफा दिया। और किस प्रकार से, मैं आपको बता दूं, सावरकर जी का यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने नाम लिया। सावरकर ही वो व्यक्ति थे जब सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में जाते हैं, 3 घंटे तक उनसे ज्ञान लेते हैं। सावरकर जी ने यह कहा था कि मुझे तो 2 जन्मों की कारावास हुई है, और उन्होंने कारावास दी है उन अंग्रेजों ने। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो अंग्रेज जो पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते, उन्होंने 2 कारावास की जन्म दी कि वो इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी। मैं समझ में नहीं आता। उनसे 3 घंटे तक उन्होंने वार्तालाप किया। उन्होंने कहा मुझे 2 जीवन का कारावास हुआ है, मगर अगर आपको स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी है, देश के अंदर रह के आप स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ सकते। भारत जितने भी भारतीय हैं उनको एकत्रित करिए, जो जेलों में है उनको एकत्रित करिए, उन सभी को एकत्रित करके उन्होंने एक सेना का निर्माण किया। ये कद वीर सावरकर का था, और मैं गांधी जी का कद को छोटा कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो मुस्लिम लीग को किसने खड़ा किया? कांग्रेस ने। उस दल के कौन नेता थे? जिन्ना थे। जब महात्मा गांधी 14 बार जिन्ना के पास मिलने जाते हैं तो वो केवल एक बात बोलते हैं, जिन्ना, कि मैं अगर मिलूंगा तो जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष है सावरकर जी से मिलूंगा। मगर सावरकर जी एक बार भी उनसे मिलने नहीं गए, और महात्मा गांधी जी 14 बार उनसे मिले गए, मगर जिन्ना ने एक बार भी जिन्ना नहीं उतरा। सर, तुलना करने की क्या जरूरत आन पड़ी है? तुलना करने की क्या जरूरत आन पड़ी है? महात्मा गांधी के कम नहीं कर रहा हूँ, सुन लीजिए। और दूसरा दूसरी एक और बात आई कि हमारे ऊपर लगा रही कि मुस्लिम का ये है, मुस्लिम का हमने ये किया वो किया। जितना 9 वर्षों में हमने काम किया है ना, बिना तुष्टीकरण के रहते हुए, चाहे 3 तलाक जो हो, जिसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि शुरुआत करना चाहूंगा कि 1954 में किस पर, सुन लीजिए, मैं 30 सेकंड में कंक्लूड कर रहा हूँ। 1954 में वक्फ बोर्ड बना, 1969 में पर्सनल लॉ बढ़ा, और जिस प्रकार से राजीव गांधी की 409 की आंकड़े की सरकार थी, शाह बानो जो अपने मजहबी लोगों से उनसे सलाह मशवरा किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए विवश हुई, वहां से जीत के आई। 72 साल की वो महिला की मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, जिस प्रकार से मेरे को तलाक हुआ है, और उस तलाक को पलटने के लिए, कुछ मौलवियों को खुश करने के लिए, कुछ मुस्लिमों को खुश करने के लिए उन्होंने किस प्रकार से उस फैसलों को पलटा। और आज ये बात करते हैं मुस्लिमों की प्रश्न। और दूसरा, हिंदू कोड बिल किसने लाया था? हिंदू मैरिज एक्ट किसने लाया था? हो गया, और दूसरा, नसबंदी का किस प्रकार से उन्होंने लाया था, ये बात करेंगे। और दूसरा, जब बात कर रहे थे 56 इंच सीने का बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, ये 56 इंच का सीना ही था जिसने 370 हटाया। ये 56 इंच का सीना ही था जिसने जनसंघ के समय से लेकर भारतीय जनता पार्टी के। सत्यवीर जी, हमने सुन लिया, आपने कहा था मैं 30 सेकंड में कंप्लीट करूंगा, मैंने इसीलिए आपको टोका नहीं। आप कहेंगे कि फिर मैंने आपको टोक दिया। ठीक है, अभी उपलब्धियां गिनाने का मौका नहीं है सत्यवीर जी, अभी नहीं है उपलब्धियां गिनाने का मौका। एनकाउंटर में किसने आंसू आए थे इनके? सोनिया गांधी के सामने सलमान खुर्शीद ने कहा था। ठीक है सत्यवीर जी, दूसरा सवाल तो सुन लीजिए, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ, अब आप नहीं सुन रहे। सत्यवीर जी, हो गया, उपलब्धियां गिनाने का ये मौका नहीं, हम एक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, उम्मीद है आप उसी पर रहेंगे और उसी से जुड़े जवाब देंगे। नहीं बता रहा हूँ, जो भारत चाहता था वो करके दिखाया। हाँ ठीक है, आपका 56 इंच का सीना है। लेकिन सत्यवीर जी, आपको लगता है कि ये बयान, मैं सिर्फ हाँ ना में आपसे जवाब चाहती हूँ, सिर्फ हाँ ना में, मैंने पहले भी कह दिया, क्या ये बयान गलत नहीं है? क्या कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में पूर्व मुख्यमंत्री साहब पलट जाएं? बताइए। तो सुन नहीं पाया, आपका आवाज सुन नहीं पाया। आपकी आवाज मुझ तक पहुंची नहीं, आपने क्या पूछा? जी सत्यवीर जी, आपको लग रहा है कि क्या उनका ये बयान ठीक है? और इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्द पूर्व मुख्यमंत्री जी अपने बयान से बदल भी जाएंगे, क्योंकि इसके पहले भी कई इस तरह की घटना हुई, जिन्होंने भी कहा है उनको अपने बयान से हटना पड़ा है, उनको लाइन पर आना पड़ा है। और आप ही के पार्टी के अध्यक्ष ने ये बात कह भी दी है कि देखिए, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वो बात करेंगे उनसे व्यक्तिगत रूप से। बताइए सत्यवीर जी। रोहिंग्या पॉइंट बना दिया दिल्ली के अंदर, सभी ने देखा है। ठीक है सत्यवीर जी, प्लीज आपस में बहस मत करिए ना। सत्यवीर जी, मैं सवाल कर रही हूँ, सत्यवीर जी, मैं आपसे कोई सवाल कर रही हूँ, आप उसे सुनेंगे? ठीक है विपिन जी, प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज, इस तरीके से समय व्यर्थ जाता है। सत्यवीर जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आपको सुनना है या नहीं सुनना है?
तो इनको शांत कराइए जा थोड़ा। आप बताइए अब। ठीक है, बस अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सत्यवीर जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं और भी मेहमान हैं। सत्यवीर जी से ही शुरुआत कर लेते हैं। सत्यवीर जी, मैं आपसे ये सवाल कर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ही अपने बयान से पलट जाएं, माफी मांग लें, फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि आप तो पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं, आपको करना भी चाहिए, लेकिन आप बताइए, क्योंकि इसके पहले इस तरह की जब घटनाएं सामने हुई हैं, जब बयान सामने आए हैं, नेताओं ने दिए, अपने बयानों से हटना पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद उन्हें माफ नहीं किया था। आप बताइए। गरिमा जी, मैं बड़े धैर्य के साथ कहना चाहता हूं, एक सत्तारूढ़ व्यक्ति होने के नाते भी। गरिमा जी, मैंने आपके शुरू में ही कहा कि वो जो उन्होंने बयान दिया है उसको वो अपने आप सक्षम है कि किस प्रकार का उनको मीडिया के सामने आके क्या बात रखनी है। और मैंने आपको शुरू में सुन लीजिए, मेरे को थोड़ा सा सुन लीजिए। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, महात्मा गांधी जी के कद की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आप उनके इस बयान पर क्या कहेंगे? मैं आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाहती हूँ। आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाहती हूँ कि आप क्या कहेंगे उनके इस बयान पर। आप क्या सहमत हैं उनके इस बयान से? आप क्या सही मानते हैं उनके इस बयान को? आपकी राय क्या है? मैं गरिमा जी फिर कह रहा हूं कि वो अपने बयान देने के लिए सक्षम है। वो कई बार मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, समाज सेवा में उनका बहुत बड़ा योगदान है और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और उन कार्यों का कहीं ना कहीं हमको जो हमारी दोबारा सरकार उत्तराखंड में बनी है वही कारण रहा है। और दूसरा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बार बार बीच में उछल कूद कर रहे हैं, तो उनको कहना चाहूंगा इन्हीं की पार्टी के जो फाउंडर मेंबर थे, फाउंडर मेंबर थे। अरे रुक जाइए, शांत हो जाइए जरा, आपके बीच में नहीं बोला हूं मैं। कश्मीर में जाके प्रशांत भूषण किस प्रकार से कह रहे थे कि कश्मीर को अलग कर देना चाहिए, क्या उस बयान के साथ आज भी खड़े हो क्या? ठीक है, प्लीज बीच में मत बोलिए, उनको सुन लेते हैं, उसके बाद अपनी बात रखिएगा प्लीज। दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए हैं, इतने सारे लोग मारे गए, उसके अंदर आईबी का ऑफिसर मारा गया, क्या उसके साथ आज भी खड़े हो क्या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता? ठीक है, आप बोलिए। बता पाएंगे? आज तक जवाब मांग रही है पूरी दिल्ली, आप अपनी बात को पूरा करिए। किसी दंगे में पहली बार कोई आईबी ऑफिसर मारा गया, उत्तराखंड का नागरिक मारा गया, उसका जवाब तक नहीं दे पाया आज तक अरविंद केजरीवाल। और पहला मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पास एक डिपार्टमेंट तक नहीं है, केवल सत्ता का भोग उठा रहा है। किस प्रकार से 45 करोड़ के कर्जे आ रहे हैं वियतनाम से, अन्य देशों से। ये बात करेंगे आज के डेट में कि भारत किस दिशा में जा रहा है। भारत आज उत्थान की दिशा में जा रहा है। आज विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां नतमस्तक हो रही है हमारे सामने। जिस प्रकार से भारत को आगे हर क्षेत्र में बढ़ाया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में G20 की अध्यक्षता, देख लीजिए पूरे भारत के अंदर किसी राज्य के साथ तुष्टीकरण नहीं किया, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे हर राज्य में हो रही है G20 की मीटिंग, जिससे कि अच्छा महंगाई की बात। विपिन जी प्लीज इस तरह से बीच में मत बोलिए। विपिन जी प्लीज बीच में मत बोलिए, इससे मुद्दा भटक रहा है। हम महंगाई, डीजल, पेट्रोल सब पर बात करते हैं, तब आप रखिएगा ना अपनी बात प्लीज। तो ये भी तो मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं प्लीज। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, मेरा सवाल यही था ना कि वो सहमत है कि नहीं सहमत है। सर, मुद्दा है डिबेट का, कम से कम इस तरीके की बातें अगर आप डाइवर्ट करेंगे तो डिबेट खराब हो जाती है प्लीज। अरे रोहिंग्या बस्ती बसाने वाले आम आदमी पार्टी वालों पूरा रोहिंग्या फ्रंट बना के यमुना के किनारे बोल देते हैं कि उस यमुना को 10 दिन में साफ कर देंगे। अगर रामदेव बाबा की तरह कोई 2 बार सांस ऊपर को ले ले तो कोमा में चले जाएगा। मगर वहां रोहिंग्या की जिस प्रकार से बस्तियां बसाई है वो पहली बार किसी ने देखा है। और पहली बार स्वतंत्र भारत के अंदर ठीक है, किसी ने बोला। विपिन जी प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। जब आप बोल रहे थे वो बीच में नहीं बोले ना प्लीज। इस तरीके से बीच में कोई नहीं बोलेगा, इससे समय जाता है बेकार। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुनते हैं। जी राजेश जी बताइए जल्दी से। मैं कहना चाहूंगा, भारत माता के महान सपूत वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के संघर्ष को, त्याग को, बलिदान को भूल गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, जो लोग गांधी के सामने गांधी के हत्यारों को देश राष्ट्रवादी और देशभक्त घोषित करने की कह रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ देश के साथ गद्दारी करने जैसा व्यवहार होना चाहिए और उनके साथ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, या तो माफी मांगे। क्या समझ रखा है इन लोगों ने? जो असली चीजें हैं उन्हें इधर उधर कर देते हैं। अरे राहुल गांधी जी ने क्या कर दिया है जो तुम्हारे लोगों की बुद्धि खराब हो गई है? उलझे हुए हो सब इधर उधर। एनआरआई बोला है महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को एनआरआई बोला है न्यूयॉर्क में जाके। हमने नहीं बोला ये, एनआरआई बोला है। एनआरआई नहीं है बोलने का, एनआरआई नहीं है बोलने का। महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, पटेल जी को, अम्बेडकर को। आप बताइए कि आप राहुल गांधी के बयान के साथ खड़े हैं।
आपकी हालत इतनी खराब हो गई है, कर्नाटक जैसा हाल हो गया राजनीति में तुम्हारा। आज तुम मुसलमानों से उसके साथ खड़े, उस बयान के साथ खड़े हैं, चर्चा करते हो आप, उसके साथ खड़े हो। ठीक है राजेश जी सत्यवीर जी कुछ कह रहे हैं, उनका भी जवाब दीजिए ना। क्या बीच में बोल रहे हैं? ठीक है नहीं बोलेंगे वो बीच में, नहीं बोलेंगे वो बीच में। अरे गद्दार हो तुम लोग देश के गद्दार हो, तुम्हारी सोच। ठीक है राजेश जी वो नहीं बोलेंगे बीच में, लेकिन अगर कोई सवाल कर रहे हैं आपके विपक्षी तो जवाब देने में डर किस बात का। ठीक है प्लीज सब लोग एक साथ मत बोलिए। सत्यवीर जी हो गया, सत्यवीर जी हो गया। राजेश जी को बोलने दीजिए अब। 1885 सुनिए आप। अरे सत्यवीर जी और राजेश जी प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए। चर्चा के लिए अब वक्त हमारे पास नहीं है, हमें अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ रहा है। आप लोग प्लीज आपस में इस तरीके से बहस करेंगे तो इसी तरीके से समाप्त करना पड़ती है हमारी चर्चा। और बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो गोडसे पर बयान और सियासी खींचतान को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत कर रहे थे देवभूमि के दंगल में, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोडसे को देशभक्त कहा, जिसके बाद से सियासी बवाल शुरू हो चुका है। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।